सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान के अवाम ने 8 फरवरी के इंतखाबात में सियासी जमातों को वाज़े मैंडेट ना देकर बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिया है। किसी भी जमात को इतनी अक्सरियत हासिल नहीं कि विफाक में तनहा हुकूमत बना सके। इस सूरत हाल में इन्हें ज़ाती मसलहतों को पसे पुश डालकर कौमी मुफाद में बड़े फैसले करने हैं, मगर बज़ाहिर हालात कुछ मुख्तलिफ नज़र आते हैं। तकरीबन 2 हफ्ते गुजरने के बाद भी हुकूमत साजी के मामला तय नहीं हो सके हैं और अभी ये जो खबर आई है कि पीपल्स पार्टी नून लीग के कुछ दौर जो हो चुके हैं जो कि बेनतीजा साबित हुए, लेकिन अब ये ज़राए से जो खबर आई है कि जी सदर का ओहदा साहब के पास और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ही होंगे। पावर शेयरिंग के हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं, ये फार्मूला क्या होगा और बहुत से अहम सवालात जिनके जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, सीनियर रहनुमा है नून लीग के, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। सर हुकूमत साजी और आगे क्या होगा इस पर बात करेंगे, लेकिन एक क्लिप मेरी टीम की नज़र से गुज़श्ता रोज़ वो मैं ज़रा चलाना चलाऊँगी क्लिप, अगर आप भी सुनिएगा, नाज़रीन आप भी देखिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। जी टीम चलाइएगा। जी तो नाज़रीन आपने भी सुना ये जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब आपने भी सुना। तो खुर्रम साहब वो तो बड़ा नाम लेकर बात कर रहे हैं, एक कॉलम को भी कोट कर रहे हैं, आपका भी उन्होंने जिक्र किया, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का भी। तो इस बात में कोई सदाकत है? आपसे किसी ने रब्ता किया? ये क्या खबर है, क्या कह रहे हैं ये खोखर साहब? जी ये मामला ऐसा है जिसकी तस्दीक भी मुश्किल है और इसकी तरदीद भी मुश्किल है, क्योंकि हमें तो एक बहरहाल नतीजा हमारे सामने है और उस दिन के बाद से बहुत सारे ऐसे शवाहिद मिल रहे हैं कि ये जो नतीजा कम अज़ कम इस हल्के का था वो तो अवाम की वो राय नहीं थी, उसको किसी तरीके से बदला गया है। और यहाँ फिर वो सारे जो इश्यूज़ हैं कि किस जमात के हक़ में और किसके ख़िलाफ़ हुआ, वो सब कुछ उल्ट पुल्ट हो जाता है। तो इसलिए अभी इस पर एक हतमी राय देना कबल अज़ वक्त होगा। हम अपने शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं और जब इंशाल्लाह शवाहिद इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर आपके पास भी आएंगे और अदालतों में। ये तो सर आप बड़ी खबर दे रहे हैं इंजीनियर साहब, आपने कहा कि शवाहिद इकट्ठे हो रहे हैं, अभी ना तस्दीक हो सकती ना तरदीद हो सकती है, यानी आप भी कुछ मखसूस जमातों की तरह कहना चाह रहे हैं कि आपके वोट पे भी डाका डाला गया? जी देखिए, मैं तो किसी को अभी मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहा, लेकिन बहरहाल ये एक उस वक्त तो यूँ लगता था कि शायद से एक फ़ैसला आ गया है, लेकिन उसके बाद से मुस्तकिल जैसे जैसे हमारे उनके कौमी असम्बली का हल्का बड़ा एक वसी इलाका है, तो वहाँ से दोस्त जो उस दिन अवेलेबल नहीं थे, जो अब आके हमें मिल रहे हैं पिछले 10 दिन से, तो उससे जो है अब ये मामला कुछ पेचीदा हो गया है और इसलिए मैंने कहा कि इसकी ना इस वक्त तस्दीक की जा सकती है ना तरदीद की जा सकती है। अच्छा चले, पेचीदगी है और आपने जो आपका मौक़िफ़ था आपने दे दिया, आगे चलते हैं हम भी। तो अगर इतनी पेचीदगी है खुर्रम दस्तगीर साहब, आप सियासत में वसी तजुर्बा रखते हैं, इतनी पेचीदगियों के साथ हुकूमत आगे बनेगी, कैसे चलेगी? जी हुकूमत बड़ा चैलेंजिंग काम है। आपने अपने नाजरीन को बताया कि सदर का ओहदा और वज़ीर आज़म का ओहदा, ये सिर्फ 2 चीज़ें हैं उन 6 चीज़ों की जो इस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मेज़ पर हैं। सदर का ओहदा, वज़ीर आज़म का ओहदा, चेयरमैन सेनेट का ओहदा, अभी सेनेट गवर्नर्स, और उसके बाद फिर स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा, ये 4 तो आईनी होते हैं। उसके बाद जो गवर्नर्स हैं उनका ओहदा भी, और अगर आप माशाल्लाह आप देखती हैं सारे मामलात को बड़ी गहरी नज़र से, तो पंजाब और बलूचिस्तान में किस जमात का क्या हिस्सा होगा इसका भी अभी फैसला होना है। ठीक है। तो लिहाजा ये 6 चीज़ें टेबल पर बैक वक्त मौजूद हैं और ये इसीलिए मुज़ाकरात भी तवील हो रहे हैं, क्योंकि बहरहाल हम सब ने अपने अपने जो सियासी मफादात है उनका भी तहफ़्फ़ुज़ करना है। लेकिन ये मैं आपको कह सकता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के सामने जो सबसे बड़ा मकसद है, ओहदों की जो गुफ्तगू है वो अपनी जगह पर, लेकिन एक ऐसी मुस्तहकम हुकूमत कायम हो जिसको हर हफ्ते जो है वो अपने हवारियों के साथ बारगेनिंग ना करनी पड़े बिल पास करवाने के लिए या मुश्किल स्टेप्स काबीना में लेने के लिए। तो इस्तेहकाम जो है इस वक्त सियासी इस्तेहकाम ही इस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे ही मुआशी इस्तेहकाम बाहर आएगा। तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन भी एक चैलेंज है, लेकिन उस गवर्नमेंट को लेकर चलना उससे भी बड़ा चैलेंज। ठीक है, आपने एक बात
करके मुझे बड़ा हैरानी में मुब्तला कर दिया, बल्कि नाजरीन को भी परेशान कर दिए। एक तो आपने आगाज़ में जो बात की कि हम अभी शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं, पता नहीं वो शवाहिद जो आप इकट्ठे करेंगे वो क्या शवाहिद होंगे और कहाँ जाके फिर आप उन शवाहिद को प्रेजेंट करेंगे, वो भी स्टेबिलिटी के हवाले से एक सवालिया निशान है कि आगे जाके हम कितना इस्तेहकाम देखते हैं। दूसरी चीज़ ये सर, आपने अभी कहा कि जमातें जो हैं एक दूसरे को टू कट छोड़ के ब्लैक मेल ना करें, कानून साजी के हवाले से मखलूत हुकूमत है तो ब्लैक मेलिंग भी हो जाती है, सादा अक्सरियत में चीज़ नहीं होती है, डिसीजन पावर ज़्यादा होती है पार्टी के पास। तो पार्टियां तो वही हैं, खुरम दस्तगीर साहब चेहरे भी वही हैं, तो आगे जाके कैसे फिर आप इस वाली बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे? जी नहीं, जस्टिफाई नहीं करना, हमें तो कौम को आगे लेकर जाना है। और जो जमातें पिछली 16 माह की हुकूमत में शामिल थी, 15 जमातें गालिबन, अगर आप इकट्ठा करें सबको 15 जमातें बनती हैं। उन्होंने पाकिस्तान की इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है, जो बहुत ही मखदूश सूरत है, उसको बड़े करीब से देख लिया है। तो मुझे तो ये तवक्को है कि हम चाहेंगे कि हम अपने सारे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों को पूरे मुल्क के तूल और अर्ज में उनको वो इस्तेहकाम फराम करें, लेकिन साथ ही जो पार्लियामान का काम है कि हम अवाम को ये बता भी सकें कि अगर हम ये मुश्किल फैसले कर रहे हैं तो इसमें अगर आर्जी तौर पर तकलीफ है लेकिन आने वाले दिनों में बेहतरी होगी। तो यहाँ सिर्फ मुश्किल फैसले नहीं करने, अवाम को उनको सही पैराए में एक्सप्लेन भी करना है कि ये काम क्यों किया जा रहा है। क्योंकि ये एक पीडीएम की गवर्नमेंट में जरूर एक कमी रह गई हम सब में कि हम अवाम को वो दुरुस्त एक्सप्लेनेशन नहीं दे सके कि अगर ये मुश्किल काम किए गए हैं तो उसका असल मकसद मुल्क को दिवालिया से बचाना था और पाकिस्तानियों की जो जिंदगियों में मजीद एक तबाही आ सकती थी उसको रोकना था। अच्छा सर, ये मुश्किल फ़ैसले तो जारी बात है, बहुत मुश्किल फ़ैसले लेने होंगे और इसी वजह से हमने देखा कि बिलावल साहब ने ख़ास तौर पे बड़ी घन गरज के साथ जो तकारीर की और उन्होंने बाकायदा बताया कि जी किस तरह पावर शेयरिंग का फार्मूला तय हो रहा था, तो मैं तो वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा, 3 साल 2 साल वाला जो फार्मूला है वो शेयर करके बताते रहे और कोई जिम्मेदारी शायद लेने के लिए तैयार नहीं है। 16 महीने की हुकूमत में हमने देखा कि PDM इत्तेहाद जब बनता है तो ज़्यादातर जिम्मेदारी, बल्कि पूरी जिम्मेदारी नून लीग पर फेंकी गई और नून लीग को ही जवाब देना था, शायद इसलिए नून लीग भी थोड़ा घबरा रही थी। कल मैं जावेद लतीफ़ साहब को किसी चैनल पर देख रही थी, गालिबन काशिफ अब्बासी साहब के शो में वो गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि खुरम दस्तगीर साहब कि हमारी पार्टी के 90% लोग ये चाहते हैं कि वज़ीर आज़म तो नून लीग से हो ही ना। तो क्या ये बात सही है? यानी आप लोगों को भी लगता है कि जो वज़ीर आज़म होगा तो वो आम के कटहरे में खड़ा रहेगा? जी इस वक्त तो देखिए, पाकिस्तान जब से अमेरिका का इनखला हुआ है अफगानिस्तान से 2021 से, तभी से एक स्लाइड शुरू हुई है पाक रुपी की और उसके बाद उसी तभी से ये अभी जो महंगाई हुई वो उसका असल सोर्स वो है कि जो महंगाई बढ़ना शुरू हुई, रुपए की कीमत गिरना शुरू हुई और अभी तक हम बतौर कौम जो हैं वो इस अपने जो मुआशी मामलात हैं और माली मामलात हैं उसको स्टेबलाइज टेम्परेरी तौर पर तो किया है, लेकिन अगर हमने इनको एक फुटिंग पर डालना है तो मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हमेशा से मुखालिफ हो रही है जो सरकारी इदारों की निजकारी में, उनको अपनी ये मुखालफत ख़त्म करना होगी। क्योंकि अभी हम जो आने वाले महीने और साल हैं, बहुत सारे सरकारी इदारे ऐसे हैं जिनका बोझ अब सरकार नहीं उठा पा रही और पाकिस्तान में रहने वालों को उसका नुकसान हो रहा है। तो लिहाजा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सो कॉल्ड अंग्रेजी में कहते हैं प्री कंसीव्ड नोशंस हैं या हार्ड पॉलिसी पोजीशंस हैं। अगर पाकिस्तान के साथ हम सिंसेयर हैं तो हमें ये हार्ड पॉलिसी पोजीशंस जो हैं इनसे पीछे हटना होगा ताकि हम अपने जो आने वाले नौजवान मर्द व ख़वातीन हैं उनके लिए वो रोजगार पैदा कर सकें जिसकी हम सबको ख्वाहिश है। अच्छा खुरम साहब, जैसा कि आपने आगाज़ में कहा कि कुछ शवाहिद इकट्ठे हो रहे हैं और आगे जाके देखा जाएगा, और आपने कहा मैं तस्दीक भी नहीं करता इस खबर की, तरदीद भी नहीं, जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब का हमने क्लिप आपको सुनाया। जावेद लतीफ़ साहब इस हवाले से, नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी यही बात करेंगे, उनको हरवाया गया उनके नज़रिए की वजह से, उनके बयानिए की वजह से कह लें कि उनको हरवा दिया गया, लेकिन अवाम जो वोट नहीं दे रही, अवाम ने जो वोट नहीं दिया उसमें ये तासुर सामने आता है, जो खबरें आती हैं कि जी अवाम ने शायद इसलिए वोट नहीं दिया कि जो बयानिया ही तो था नवाज शरीफ साहब का जिससे नवाज शरीफ साहब पीछे हट गए। तो फिर खबर क्या है कि नवाज शरीफ साहब का बयानिया क्या था, ऐसा नजरिया क्या था जिसकी वजह से उनको हरवा दिया गया, और किसने हरवा दिया, क्यों हरवा दिया? जी ये तो इस पे तो मैं क्या सराई नहीं करूंगा कि किसने हरवा दिया क्या किया, लेकिन बयानिया इस इंतखाब में बराह रास्त तरक्की का था
कि मुस्लिम लीग नून का एक रिकॉर्ड है गवर्नेंस का कि 2013 में जब बैक वक्त लोड शेडिंग थी, बदतरीन दहशतगर्दी थी, कराची में बदअमनी थी और महंगाई भी थी, हम भूल गए हैं कि बड़ी सख्त महंगाई थी 2013 में भी, तो मुस्लिम लीग नून ने उन चारों चीजों पर तमाम धरनों और हमलों के बावजूद काबू पाया, पाकिस्तान को स्टेबलाइज किया और जो पूरे मुल्क में एक रिकॉर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, तालीम का, सेहत का, खासतौर पे पंजाब के सूबे में, उसकी बुनियाद पे हम अवाम के पास गए कि हम ये जो तरक्की है, जो बिल्डअप है, स्कूल है, मेडिकल कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी बुनियाद पर हम आगे जाएंगे। तो खुर्रम साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूं, यानी अवाम को तरक्की नहीं चाहिए थी? अवाम ने जो वोट नहीं दिया, इट मींस अवाम को तरक्की नहीं चाहिए थी? ये आप जैसे जो बालिग नजर कमेंटेटर्स हैं, उनको इस पर जरूर एक गहरी सोच करनी चाहिए, क्योंकि नजर यही आया है कि अवाम ने इस दफा एक मनफी वोट दिया है। अच्छा। वो किसके खिलाफ हक में था या किसी के खिलाफ था, लेकिन तरक्की के हक में वोट नहीं दिया, क्योंकि कुछ आपके दोस्त, हमारे दोस्त कहते हैं कि जी अवाम महंगाई से बड़ी तंग थी, लेकिन जिनको वोट दिया है क्या वो महंगाई कंट्रोल करने का रिकॉर्ड रखते हैं? नहीं रखते। और दूसरा ये कि जो वोटिंग नंबर्स हैं उनके बारे में भी मफरूजे बढ़े हैं। मसलन जिस जमात के सबसे ज्यादा वोट है उनके 8 लाख वोट घटे हैं और मुस्लिम लीग नून 5 लाख वोट बढ़े हैं 2018 के मुकाबले। तो लिहाजा ये कहना कि जी कहीं ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, इन नंबर्स के ऊपर बहुत सीरियसली हमें गौर करना पड़ेगा। और मेरे लिए जो सबसे ज्यादा तशवीश है इन 2024 के इंतखाबात के नतीजे में, वो ये है कि कहीं ना कहीं 9 मई की तौसीक की है पाकिस्तान के अवाम ने, जो कि आने वाले दिनों के लिए एक बहुत ही खतरनाक रुझान है। अच्छा खुर्रम साहब, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि जिनके बारे में तमाम सियासतदानों की, आप जैसे सीनियर सियासतदानों की बड़ी राय है कि बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, मंझे हुए सियासतदान हैं, आप लोग बड़े सीनियर सियासतदानों को समझते हैं, जो कि वो हैं भी, हर पर वो नाराज़ क्यों हो जाते हैं? क्या वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब उनके हाथ खाली रह जाते हैं, वो फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं? और सारी बात, जब कोई फ्रस्ट्रेटेड होता है, नाराज़ होता है, नाला होता है, तो फिर वो तो सॉरी टू से इल्ज़ामात के बौछार शुरू कर देते हैं। फिर बहुत से सवाल ज़हन में आते हैं कि आप पहले ये सब कुछ जानते थे, तो अब आप एकदम से इतनी बातें कर रहे हैं, पहले आप क्यों खामोश थे? तो मौलाना साहब को क्यों नाराज़ कर दिया जाता है हर दफ़ा? नहीं, देखिए, नाराज़ करने वाले तो कोई और लोग हैं। हमारे सामने तो हमारे एक बहुत अच्छे हवारी थे, उन्होंने 2018 के बाद पीडीएम को बनाने में उसके वो सरबराह थे, बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, मज़ामत की। और उनसे भी मेरी ये तवक्को होगी कि आने वाले दिनों में जहां वो ज़रूर एहतजाज करें, लेकिन वो शवाहिद भी सामने लेकर आए कि ये क्या हुआ, और उन्हें खुलकर थोड़ी सी बात की है। मतलब उनका तो इल्ज़ाम ये है कि उनके खिलाफ जो साबिक हुक्मरान जमात है उसके हक में जो है वो धांधली की गई। अच्छा। तो लिहाजा ये जो, इसीलिए अब ये एक अजीब हाल है कि ये नहीं हो सकता कि एक जमात को एक सूबे में अगर मेजॉरिटी मिली है, वो ये कहे कि यहां तो इलेक्शन बड़ा ही मुनसिफाना हुआ है, लेकिन बाकी मुल्क में गैर मुनसिफाना है। तो हम हर जमात एक एक सूबा लेकर बैठी हुई है और कह रही है कि यहाँ मुनसिफाना हुआ है, बाकी में मुनसिफाना नहीं हुआ। तो इंतखाब में अगर कोई, यानी कोई बात मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, वो याद पूरे मुल्क में थी या कहीं एग्जैक्टली। हाँ ठीक है, वो एग्जाम्पल के मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, ठीक है। अच्छा अब खुर्रम साहब, ये हम देख रहे हैं तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो गया, और हम आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि अब ये खबर आती है तो पिंक को रेड और रेड को मैरून कर दिया जाता है, और अपने अपने तबसरे और तज्जिए और ऐसे ऐसे तज्जिए देने शुरू कर दिए जाते हैं कि शायद बंदा सर पकड़ के बैठ जाए। तो ये रिलीफ के बारे में भी इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, कुछ तज्जियाकार, तबसरे देने वाले, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, शायद कहानी तब्दील होने जा रही है। क्या ये वक्ती रिलीफ आपको नजर आता है या वाकई कोई ट्विस्ट आने वाला है आगे जाके? जी, अगर ये कोई ट्विस्ट आने वाला है तो ये पाकिस्तानी कौम के लिए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई खतरनाक है, क्योंकि 9 मई 2023 सियासी एहतजाज नहीं था, और लिहाजा सियासी एहतजाज को आइन में जो तहफ़्फ़ुज़ हासिल है वो उसको हासिल नहीं है, क्योंकि वो तशद्दुद था, वो आग थी, वो बदअमनी थी। बिल्कुल। और मेरी आज भी ये तवक्को है कि पाकिस्तान की रियासत और आने वाली हुकूमत जो है वो 9 मई के वाक़े को इंतहाई संजीदगी से लेकर उसके जो करने वाले हैं, उसकी जो मनसूबाबंदी करने वाले हैं,
उनको सख्त तरीन हाथों से निपटेगी, क्योंकि अगर ये ना निपटा गया तो फिर पाकिस्तान जो ऑलरेडी फाशिज्म की तरफ बढ़ रहा है उस गड्ढे में गिर जाएगा। तो खुर्रम साहब, आपकी बात को आगे मैं बढ़ाऊंगी कि 9 मई के जो जारी बात है किरदार हैं जो 9 मई में मुलव्विस थे, उन तमाम लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, एक एग्जाम्पल सेट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये इल्तवा की तरफ क्यों जा रहा है? अभी तक इन लोगों को सजाएं हो जानी चाहिए थी, क्या वजह समझ आती है आपको? यानी मीन गंडापुर साहब को देख लें, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, अब वो बंदा वज़ीर आला बन जाएगा एक सूबे का, मतलब ये क्या है? ये इसीलिए कियास आई मैं नहीं करूंगा। मैं तो आपके तवस्सुत से पाकिस्तान की रियासत को और आने वाली हुकूमतों को ये मेरी दरख्वास्त भी है और इस्तदा भी है कि 9 मई को हल्का मत लें और उसको सियासत के कालीन के नीचे मत डालें। इसको सामने रख कर पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बचाएं, वरना इससे ज्यादा भयानक वाकयात होंगे। जो कि देखिए 9 मई एक शक्ल हमने देखी अनारकी की, और अनारकी जो है वो जमहूरियत को खा जाती है और हम अपनी जमहूरियत को बचाना चाहते हैं, तबाह नहीं करना चाहते। तो 9 मई का एक किरदार अली मीन गंडापुर एक वजीर आला बनने जा रहा है एक सूबे का, तो आए दिन वो इंतशार फैलाएंगे सड़कों पर, आए दिन इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई करेंगे, वो क्या करेंगे? सड़कों पे निकले रहेंगे, क्या करेंगे? वो सवालिया निशान है, क्योंकि कौमी असम्बली में जब हमारे वो भाई वजीर थे, उन्होंने जिस किस्म की जबान इस्तेमाल की है, जिस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल की, मैं उसका ऐनी शाहिद हूँ और मेरे कानों और आंखों ने देखा है। तो ये आने वाले दिनों के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। ये मैं फिर कहूँगा कि अगर इनको सजा ना दी गई सबको, तो पाकिस्तान जो है फाशिज्म के गड्ढे में गिर जाएगा, जिसको बड़ी मुश्किल से रोका हुआ है इसको। ठीक है। अच्छा खुर्रम साहब, ये सवालात इसलिए जन्म ले रहे हैं क्योंकि तहरीक इंसाफ के लोगों को रिलीफ मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है, और फिर अली मीन गंडापुर जैसे लोग अगर KPK के वज़ीर आला के तौर पे सामने आ जाएं तो लोग ज़ाहिर बात है परेशान हो जाते हैं कि आखिर पर ये हो क्या रहा है, क्या इन लोगों को सजाएं होंगी या रिलीफ मिल रहा है? ये जहनों में सवाल गर्दिश करते हैं। अच्छा दूसरा, मैं आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगी कि बलूचिस्तान में गेम नून लीग के हाथ में है कि पीपल्स पार्टी, मौलाना साहब आपको पता है उनकी जमात के ऑलमोस्ट एक जितनी सीटें हैं, तो अब नून लीग किसकी हुकूमत हम आगे देखें? फिर बलूचिस्तान में किसकी हुकूमत बनवाने जा रहे हैं? जी मैंने कहा वो बलूचिस्तान और पंजाब की हुकूमतों में जो हिस्सा है वो उस मुज़ाकरात की मेज पर है, जिसके दोनों तरफ, एक तरफ पीपल्स पार्टी और दूसरा मुस्लिम लीग नून बैठे हैं। ठीक है। और ये तवक्को है कि आइंदा चंद दिनों में ये फैसला भी आपके सामने आ जाएगा। और गवर्नर्स के हवाले से मैं जानना चाहूंगी, सुनने में आ रहा है कि गवर्नर्स, पंजाब का गवर्नरशिप तो उनको नहीं मिलेगी। ये सब लार्जर बार्गेन का हिस्सा है, जो इस वक्त इस्लामाबाद में जिसकी तैयारी की जा रही है इंशाअल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद अली दुरानी साहब। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क में इस वक्त सियासी दंगल अपने उरूज पर है, कोई हुकूमत लेने के दर पे तो कोई जान छुड़ाता नजर आता है। मैंडेट की तकसीम ने सब धुंधला कर रख दिया है और उम्मीद की जा रही है कि इंतखाबात के बाद मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा, लेकिन लगता यूं है कि अदम इस्तेहकाम की उम्र कुछ ज़्यादा दराज हो गई है और हालात किसी कर पर बैठने का नाम तक नहीं ले रहे। सियासी जंग बढ़ती चली जा रही है। हुसूल इक़्तिदार की सियासत ने उसूलों की सियासत को कहीं पीछे छोड़ दिया है। IMF का नया मुआहदा सर पर है, लेकिन हमारे हुक्मरान वो हैं कि अलग ही हम देखते हैं कि रविश पर चल रहे हैं। हालात मजीद किस जानिब जाएंगे, हालात में बेहतरी आखिर कब आएगी, मुमकिन कैसे हो सकेगी, बहुत से सवालात जिनके जवाब तलाश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान और साबिक़ वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी साहब। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। दुरानी साहब, इलेक्शन हो गए अल्लाह करके और नताइज भी आ गए, लेकिन डेड लॉक बरकरार नज़र आता है। क्या वजह नज़र आती है? क्या कोई ओहदा लेने के लिए तैयार नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब आप चोर दरवाजे से किसी बिल्डिंग में घुसते हैं और जब आप जिसे कहते हैं ना कि एक मनफी तरीके से किसी मुस्बत काम को करने की कोशिश करते हैं, उसमें से रास्ते महदूद होते जाते हैं और आगे बढ़ने की सूरतें जो है वो मुश्किल तरीन होती जाती हैं। इस वक्त हमारे सियासतदान जिन्हें
इक़्तिदार की ऑफर की जा रही है वो असल में चोर दरवाजे से घुसे हुए गटर के रास्ते जो है वो चाह रहे हैं कि वो हुकूमत में आए और हुकूमत में उनको लेजिटिमेट भी तस्लीम किया जाए। ना अवाम मानेंगे, ना दुनिया मानेगी, ना हालात मान रहे हैं। अब ऐसी सूरत हाल में ऊपर से जब तकसीम इक़्तिदार का मसला आता है तो फिर हर कोई कोशिश ये करता है कि मैं वो हिस्सा ले लूं जो हिस्सा मेरे लिए काबिल कबूल हो। जैसे अब इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून के दरमियान जो इस वक्त इक़्तिदार के बारे में डिस्कशन जारी है, वो उसका अगर मिसाल दूं तो वो दो भाई थे, उन्होंने आपस में गाय तकसीम कर दी थी। एक बेचारा था तो जो समझदार था उसने कहा अच्छा यार तुम अगला सर वाला हिस्सा तुम ले लो और पिछला हिस्सा तो वो बेचारा सारा दिन गाय को जो है वो घास खिलाता रहता था और वो शाम दूध चुप के चला जाता था। बहनी इस वक्त पीपल्स पार्टी जो डिमांड कर रही है उससे वो एक पंजाबी का मुहावरा है कि चोरी दा कपड़ा ते डांगा दे गज, कि जब चोरी का माल हो तो उसके लिए फिर डांगों के गज हो जाया करते हैं। तो बहन ही इस वक्त ये जो बंदर बांट करना चाह रहे हैं, जो तकसीम करना चाह रहे हैं, ये उस चीज को तकसीम करना चाह रहे हैं जो अवाम ने इन्हें दी नहीं है। इसकी तकसीम जो है ये जो भी करेंगे उसमें कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये वो चीज है विच इज रिटन ऑन द वॉल कि जब आप चोरी के माल की तकसीम करते हैं तो वो तकसीम जो है वो कभी भी फेयर नहीं हो सकती। अच्छा दुरानी साहब, फिर आपको क्या हल नज़र आता है? आपने कहा कि ये कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन जाहिर बात है सियासी अदम इस्तेहकाम जो है जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक इसीलिए हम इलेक्शन का इंतज़ार कर रहे थे कि सियासी इस्तेहकाम आए ताकि मुआशी इस्तेहकाम भी आए। आगे फिर IMF के मामलात भी हैं और आपको पता है कि IMF पे बुरा असर भी पड़ सकता है उन मामलात पे अगर ये सियासी इस्तेहकाम आने में हम ज़्यादा इल्तवा की तरफ चले जाते हैं। दूसरी बात ये कि सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते कि जरदारी साहब सदर बने। फिर अगर नवाज शरीफ साहब जरदारी साहब को सदर नहीं बनाना चाहते तो नवाज शरीफ साहब अपना वज़ीर-ए-आज़म भी नहीं ला सकते पीपल्स पार्टी की मदद के बगैर। देखें बात तो ये है कि ना जरदारी साहब और ना मतलब मियां साहब दोनों अवाम के वोट से तो आए नहीं है, ठीक है ना जी। दोनों आए हैं थानेदार से, ठीक है ना जी। मतलब इंतजामिया ने, इलेक्शन कमीशन ने और सब ने उन्हें घसीट के जो है वो असम्बली तक पहुंचा दिए। तो अब मेरा आखिरी फैसला जो होगा ना वो मियां साहब का ना होगा ना जरदारी साहब का, वो होगा पुलिस डिपार्टमेंट का, थानेदार का होगा या इंतजामिया का होगा या उसका होगा जिसके हाथ में अख्तियार होगा। लिहाजा इसलिए इनकी हैसियत बेमानी है। और मैंने आपको याद होगा जब मैं आपके पास भी आया था मैंने कहा था कि ये लोग जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता है उसके एंड कोई रोशनी नहीं है एंड ऑफ द टनल के ऊपर। इनका रास्ता मुल्क के लिए भी अंधेरा है और इनके लिए भी अंधेरा है। ये जहां भी जाएंगे नसीब भी अंधेरे में जाएगा, ये भी अंधेरे में जाएंगे। ये तो इतने सादा है। सर तो आवाम को अंधेरे में ना ले जाएं। हमने तो जाहिर बात है ये पार्लियामेंट में जाएंगे, आवाम की नुमाइंदगी करेंगे, मसाइल का हल तलाश करेंगे, आगे हम कोई बेहतरी देखेंगे तो फिर आवाम को भी साथ अंधेरे में लेकर जाएंगे खुदा ना ख्वास्ता। फिर हम किससे उम्मीद रखेंगे? अवाम ने तो इनको भेजा नहीं है। तो फिर ये तो आपकी उनका डेडलॉक लग गया, आपने डेडलॉक वाली सिचुएशन क्रिएट कर दी है मेरे सवाल और अपने जवाब में। फिर आगे क्या देखते हैं आप? आगे का भी जी देखें। आगे इस वक्त की जो सूरत हाल है नहीं तो अवाम ने नहीं भेजा तो किसने भेजा है फिर दुरानी साहब? देखिए जी वो तो इलेक्शन कमीशन ने मुंतखब किया है, मतलब अवाम ने हम पे दोबारा एतमाद की है, हमें वोट दी है, तो इसीलिए तो अवाम कह रहे हैं कि फॉर्म 45 ले आओ। लेकिन अब चले इस डेडलॉक को खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बात ये है कि इस वक्त की जो सूरत हाल है, अगर इन्हें अवाम ने भेजा है या जिस किसी ने भी भेजा है, ये अगर पार्लियामेंट पहुंच गए हैं तो पार्लियामेंट में जाके ये पार्लियामेंट में जो अक्सरियती पार्टी है, ये सबसे बड़ी पार्टी है, उसके हक को तस्लीम कर ले। अच्छा ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। ये जो वो पता नहीं आप जो बात कर रहे हैं वो किस हद तक समझ आती है, जिनको आप समझाना चाह रहे हैं नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, लेकिन ये ज़रा समझा दें दुरानी साहब, आप तमाम खबरों पे गहरी नज़र रखते हैं, तमाम सियासतदानों की सोच को समझते हैं कि आखिर ये जो बात करते हैं कहाँ से कर रहे हैं। अगर नवाज शरीफ साहब जरदारी साहब को सदर नहीं देखना चाहते और वज़ीर-ए-आज़म जारी बात है शहबाज शरीफ साहब को देखना चाहते हैं, खुद तो वो वज़ीर-ए-आज़म बन नहीं रहे हैं, तो फिर नवाज शरीफ साहब किसको सदर देखना चाहते हैं?
मौलाना साहब की एंट्री हो सकती है, क्योंकि मौलाना साहब भी बहुत ज्यादा नाराज हैं, बहुत गिले शिकवे कर रहे हैं। देखें, जहाँ तक सवाल है मतलब मियाँ साहब का और जरदारी साहब का, देखें ये दिलों से आपस में मिले हुए लोग हैं, फटे हुए लोग नहीं, ठीक है ना जी। ये आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हैं और इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है कि इस वक्त तो मफादात के लिए एक आपस में तकसीम के ऊपर एक झगड़ा चल रहा है। अब पीपल्स पार्टी को ये है कि उसके अंदर एक नई लीडरशिप जिसका मुस्तकबिल है वो आ गई है, तो वो बुजुर्गों के मुकाबले में पार्टी के और अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इंसिस्ट कर रही है और वो उसके सामने नहीं झुक रही है। ब्लड भी उनका ऐसा ही है साहबजादे का कि जिसमें टकराव की गुंजाइश मौजूद है। जरदारी साहब तो हम्बल आदमी थे, वो हमेशा उन्होंने बहुत दूर तक जाके कॉम्प्रोमाइज किया है। मियाँ साहब भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, बिजनेसमैन आदमी है। वो बीच में से एक आ गया, मतलब सियासतदानों की ब्लड लाइन या पुराने जिसे कहते हैं इंट्रेशन करने वालों की ब्लड लाइन आ गई, वो अपनी चीज पे इंसिस्ट कर रहे हैं। अब ऐसी सूरत हाल में जो टकराव की कैफियत बनी हुई है, मेरा ख्याल ये है कि या तो ये थोड़े दिनों में रिजॉल्व हो जाएगी। अगर ज्यादा इंसिस्ट किया गया तो उसके नतीजे में जो डेडलॉक क्रिएट होगा, उस डेडलॉक से निकलने का फिर रास्ता जो है वो यही दो ही रास्ते होंगे कि या तो इनको डंडे मार के कहीं बिठा दिया जाए और दूसरा रास्ता ये होगा या ये किसी और को ऑफर कर दें कि आप आके हुकूमत बनाएं। और इस वक्त आपकी दूसरी वाली बात है, ये किस हद तक दुरुस्त हो सकती है? ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। नहीं, मैं बड़ी बात नहीं कह रहा। मेरा ख्याल है कि इस वक्त इनके पास वे आउट ही यही है और मुल्क के लिए भी यही रास्ता है कि अवाम का जितना भी मैंडेट, जिसको ज्यादा मैंडेट है, अभी मैं फॉर्म 45 और 47 पे नहीं जाता, मैं वोट पे नहीं जाता, मैं कहता हूँ जो भी आ गया। अच्छा चले, एक आपकी बात दुरानी साहब, आपके सवाल में से एक सवाल, ये जो आज़ाद उम्मीदवार जो कि पीटीआई वाले हैं, जिनको आज़ाद उम्मीदवार कह लें, पीटीआई कह लें, जितनी भी नशिस्तें वो जीत चुके हैं, जिससे एक तासुर ये भी जाता है कि चले ये फॉर्म 45 एक अलग बहस है, लेकिन जितनी नशिस्तें उन्होंने जीती हैं, अगर किसी ने इस इलेक्शन को मैनेज करना होता या उनके साथ कोई गलत किया जाता, उनको कॉर्नर किया जाता, तो इतनी नशिस्तें भी ना उनकी जीती हुई दिखाई देखी जा रही होती, मतलब वो इससे भी बहुत कम देखी जा रही होती ना। चले किसी हद तक हमें हमें नजर आ रहा है कि इतनी नशिस्तें वो जीत चुके हैं। अब अगला सवाल ये है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना लेगा, नून लीग के साथ नहीं बना सकते, वो तो किसी के साथ भी बैठने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो किसी के साथ भी नहीं बैठना चाहते तो अकेले कैसे वो हुकूमत बना लेंगे? क्या उनके पास इतना नंबर है? देखें, बात तो इतनी सी है कि ये जहाँ तक सवाल है कि जी अब 180 सीटों का जो दावा वो कर रहे हैं वो तो आपको भी पता है कि सही नहीं है। देखें, सही क्या है सही क्या नहीं है वो तो एक रिलेटिव टर्म है। चूंकि अब आप आगे बढ़ने की बात कर रही हैं तो मैं भी आगे बढ़ने का ही सोच रहा हूँ। बात यह है कि इंतखाबी निशान से लेकर हार्ड डिस्टॉर्शन करने के बाद जो कुछ आया है वो अगर वो हक है तो फिर सब चीजें हक है। मैं आगे की सिचुएशन समझना चाह रही हूँ, आपका तज्जिया बड़ी अहमियत का हामिल है, बड़ी गहरी खबरें दे देते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। आपने कहा फिर या तो किसी और को आने दें, पीपल्स पार्टी और नून लीग वालों के दौरान डेड लॉक है, तो आज़ाद उम्मीदवार भी अगर आ जाते तो किसी के साथ तो बैठेंगे ना, किसके साथ बैठेंगे? फिर नून लीग नहीं तो पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे। देखें, वो नंबर तो पूरा करना है। बात तो ये है कि इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। क्या? इसका तरीका कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो है, मैं इससे पहले ये फार्मूला दे चुका हूँ, आपके प्रोग्राम में भी मैंने जिक्र किया था। अब तो सारे उस नाम को भी वही तरह यूज कर रहे हैं, अब अपने अपनी ब्रांड बनाने की कोशिश कर। लेकिन नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त के मसले का हल है। नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का फॉर्मूला जो था वो ये था कि जिस पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें हों उसको वजीर आजम का स्लॉट दिया जाए, बाकी सब पार्टियां मिलकर हुकूमत बनाएं और 25 की कैबिनेट हो और वो 5 साल तक पाकिस्तान के एजेंडे के ऊपर काम करें। अब ये जो फार्मूला है, आप मुझे ये बताएं, आज अगर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन पीटीआई को ऑफर कर देते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर की स्लॉट आप ले लें और आप आके हुकूमत बनाएं, हम आपके साथ ताउन करते हैं, यार वो कोई इंडिया से आए हुए हैं,
वो कोई मतलब कहीं आसमान से गिरे हुए आपके अपने भाई बंद है, कल तक आपके साथ थे आज नहीं है, कल उनकी हुकूमत थी आज नहीं है, तो इसलिए उनको बुला के उनको आप हुकूमत ऑफर कर दें, उन्हें कहिए आप हुकूमत बनाएं, हम आपके साथ हैं, और जितने भी इंतखाबी आपकी ऑब्जेक्शंस हैं वो ड्यू प्रोसेस से हल होंगे। और जो अच्छा मोहम्मद अली साहब एक मिनट सुनने में ये आता है ऑफ द रिकॉर्ड, क्या ऑन रिकॉर्ड भी है कि जी पीपल्स पार्टी ने क्या नहीं चाहा कि आज़ाद उम्मीदवार उनके साथ बैठ के हुकूमत बनाए, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार बैठना ही नहीं चाहते किसी के साथ, पीटीआई वाले कहाँ किसी से बैठना चाहते हैं। अब आप जी ऐसे नहीं होगा। देखें, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, ठीक है जी, ये एक है, ये पीडीएम है मेरे ख्याल में, आई कैन बी रॉन्ग। मैं बार-बार पीपल्स पार्टी का जिक्र इसलिए करी, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूं, क्योंकि नून लीग के साथ तो पीटीआई वाले नहीं बैठेंगे, उनको लगता है कि यहाँ तक उनको पहुंचाने में नून लीग का किरदार है, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए शायद मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि शायद पीपल्स पार्टी के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं पीटीआई वाले, या आप कह लें कि उनको नून लीग से कम बुरे लगते हैं बिलावल साहब। देखें, बात यह है कि पीटीआई हो या नून हो या पीपल्स पार्टी हो, कोई किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं रखता। इस वक्त मुल्क के लिए गुंजाइश निकालने की जरूरत है। हाँ, तो गुंजाइश तो पीटीआई वाले भी नहीं निकाले ना दुरानी साहब, तो किसी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। आज भी यही हल है, कल भी यही हल निकलेगा। मैंने आपसे कहा था ना कि मियां साहब ने वजीर आजम नहीं बनना, अब नहीं बन रहे। अच्छा चलिए, आपने ये तो आपने जो उनके वोटर उनकी दुखती रग पे पांव रख दिए। देखें, नवाज शरीफ साहब ने कहा मुल्क को नवाज दो, पूरी कैंपेन में हमने सुना कि नवाज दो, फिर एंड में नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं आपको शहबाज दे रहा हूं बतौर वजीर आजम। इसकी क्या समझ आई है आपको दुरानी साहब? इसकी तो मुझे यही समझ आई है कि मियां साहब आपको तो पहले समझ आ गई थी, आपने पहले ही कह दिया था। मैं पहले ही कह दिया था। अब मैं उनसे कह रहा हूँ कि बच्ची को भी बचा लो, लेकिन चले उनकी मर्जी है। अब किसको बचा ले? बच्ची को बचा लो। इस वक्त मियां साहब को जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को नवाज दिया था, अब बेचारी मतलब मरियम को बचा लो। आप मरियम की बात कर रहे हैं, मरियम साहिबा की? हाँ, उनको बचा लो, को जो है वो ना करो, मतलब किसी तरह भी कोई अच्छी बात नहीं है इस वक्त बच्चों को इस किस्म के उसके अंदर लेके जाना। नहीं, ये क्यों, ये आप क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं वो बातें करता हूँ जो ग्राउंड की रियलिटीज होती हैं, ठीक है ना जी। वो रियलिटीज जो है हमारे सियासतदानों को अच्छी नहीं लगती। इस वक्त जो सिचुएशन पाकिस्तान में चल रही है वो इस बात का तकाजा करती है कि आप मुल्क की सियासत को खानदानी और मरूसी झगड़ों से निकाल के उसको अवाम की तरफ ले जाएं। अब मैंने जो फार्मूला दिया है इसको आप नोट कर लें, कल जब हो जाएगा तो मान लेना इस जी जी। आगे बढ़ने अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम ना टूटे तो दोनों पार्टियां और बाकी पार्टियां सब मिलके सबसे बड़ी पार्टी को ऑफर करें कि वो वज़ारत उज़्मा के साथ अपनी हुकूमत बनाए और जिस चीज को जितना चले, अगर आपकी बात अव्वल तो मुझे ये सच साबित होती दिखाई नहीं देती, लेकिन चले इन केस हो जाती है तो फिर उस पार्टी से वज़ीर आज़म किसे देखते हैं आप? जो भी बन जाए। मैंने देखे वजीर आजम बनाना, लेकिन एक अंदाजा आपको क्या लगता है फिर कौन हो सकता है वजीर आजम? जिसको उन्होंने उमर अयूब को नॉमिनेट किया है तो उमर जो है वो एक कंफर्टेबल आदमी है, वो किसी और को कर देंगे वो भी देखो सब वो लोग हैं जो माजी में इसी पार्लियामेंट से निकले हुए लोग हैं, इन्हीं हलकों में से निकले हुए लोग हैं, इसी तरह दुरानी साहब मुझे आपकी बातों से पता नहीं ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि अभी बहुत लेट है, या आप ये बातें कर रहे हैं, आपका अपना तज्जिया है, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन मुझे तो शहबाज शरीफ साहब भी वज़ीर आज़म नजर आते हैं। देखें, मैं तो शहबाज शरीफ साहब हमारे तो दोस्त हैं, मुझे वजीर आजम तो उन पे बनने पे और उनके नजर आने में कोई शक नहीं है। के लिए बड़े बेहतरीन, बड़े आइडियल हैं शहबाज शरीफ साहब। उनकी कुछ खुसूसियात ऐसी हैं जिसकी सब तारीफ करते हैं कि वो फ्लेक्सिबल हैं। मैं बड़ी पॉजिटिव एक टर्मिनोलॉजी यूज करना चाह रही हूँ कि वो चीज़ों को लेकर चलते हैं, तमाम लोगों के साथ चलते हैं, और सबको साथ लेकर चलना आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है, हर कोई मैनेज नहीं कर सकता। देखिए, मैं आपकी सियासत की वजह से आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन एक बात जी, शहबाज साहब बन तो सकते हैं, चल नहीं सकते। अच्छा सर, ये बता दें कि दुरानी साहब, मोहम्मद अली दुरानी साहब को जानते हैं ना आप? उनका क्या किरदार हो सकता है इस गुत्थी को सुलझाने में? मीडिएटर का किरदार वो माजी में भी अदा करते रहे दुरानी साहब। मेरा अगर ये मानते, मैं वाहिद पाकिस्तान का जैसा छोटा मोटा मामूली सियासतदान हूँ जो कि किसी के मफाद के लिए काम नहीं कर रहा अदर देन पब्लिक।
मैंने किसी की तरफ कोई, और ना मेरा आगे कोई इरादा है किसी से कुछ लेने का, इसलिए मैं एक आजाद आदमी हूँ। आप जब तलब तो एज अ मीडिएटर हम मोहम्मद अली दुरानी साहब का कोई किरदार देखते हैं इस गुत्थी को सुलझाने में? मीडिएशन कराए तो आज अभी से इससे इलेक्शन से पहले ही मसला हल हो गया होता। उस वक्त तो ये चाबी वाले जो दानिश्वर होते हैं ना, हर कोई आपकी तरह तो नहीं होता कि स्ट्रेट बात की, चाबी वाले दानिश्वर इधर से खबर सुन के आ जाते हैं, उधर से सुन के आ जाते हैं, और उसके बाद आके टीवी पे बैठ के जो ऐलान करना शुरू करते थे, ऐसा होगा ऐसा होगा। भाई तुम्हें कैसे पता चला ऐसा होगा? हम पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल असेसमेंट दे रहे हैं, मैं इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। आई एम गिविंग पॉलिटिकल असेसमेंट एंड आई हैव मोर कॉन्फिडेंस ऑन माय असेसमेंट। आप सूरत हाल को देखते हुए एनालाइज कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा दुरानी साहब, एक हमारी सियासत में बड़ी प्रिडिक्शन देने की अहमियत के हवाले से बड़े अहम समझे जाते हैं, इस हवाले से फैसल वोडा साहब, उन्होंने काफ़ी अर्सा पहले कहना शुरू कर दिया था कि ये हुकूमत तो 12-13 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगी। तो अब आपकी बातों से भी मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ, आपने कहा शहबाज साहब बंद हो जाएंगे वज़ीर आज़म, ज़्यादा चलते दिखाई नहीं देते हैं, मतलब ऐसा भी कुछ आगे जाके हो सकता है? और अभी से इतनी मायूसी, ये बातें सुन के अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि अभी तो डिसाइड ही नहीं हो रहा कि किसने वज़ीर आज़म बनना है, मखलूत सेटअप होगा, और ये जो 3 और 2 ईयर्स वाला फार्मूला पावर शेयरिंग, ये भी अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रहा। तो अभी इस तरह की बातें जो की जा रही हैं, उससे तो मायूसी मजीद फैलेगी, जिसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता हमारा मुल्क। यकीनन। मैं देखें, मेरा फैसल जो है, देखिए फैसल के साथ मैं अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकता। फैसल एक बहुत ही वेल इन्फॉर्म्ड वो है, इंडिविजुअल है, और यानी आप अपने आप को उतना वेल इन्फॉर्म्ड नहीं समझते जितने फैसल वोडा साहब? आप कह रहे हैं मैं अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकता? नहीं, मैं कंपेयर ही नहीं कर सकता। आई एम नॉट इन्फॉर्म्ड। I have no source of getting information. I have only the सर मोहम्मद अली दुरानी साहब इतने सीनियर सियासतदान हैं, आपके पास इन्फॉर्मेशन ना हो, मतलब आप फैसल वोडा साहब की ज्यादा तारीफ कर रहे हैं या अपने आप को हल्का ले रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात। नहीं ले रहा, मैं अपने आप को ज्यादा भारी ले रहा हूँ। ठीक, देखें मैं किसी की दी हुई इंफॉर्मेशन को अनाउंस नहीं करता। ठीक। या अपनी मालूमात जो हासिल की हुई होती, मैं आई एम नॉट अ रिपोर्टर। ठीक है। आपकी देखें, रिपोर्ट करना, इंफॉर्मेशन को डेसिपेट करना आप लोगों का काम, ठीक है, एनालिसिस करना दानिश्वरों का काम है। मेरा काम जो होता है, मैं पॉलिटिकल असेसमेंट। यानी आपका कहने का मतलब ये, सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, फैसल वोडा साहब वो काम कर रहे हैं जो एक सहाफी का काम होता है, उनका काम नहीं है। वो एक इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल की तरह कौम को बाखबर करती हैं उन चीजों के बारे में जिनके शायद फैसले हो चुके होते हैं। देखें ना जी, अब मेरे से कोई पूछेगा इंतखाबी निशान पीटीआई का होगा या नहीं होगा, आपने मेरे से पूछा, मैंने कहा था कोई कानूनी रास्ता नहीं है उसको खत्म करने का। मैं आज भी यही कह रहा हूँ। उन्होंने कहा था खत्म हो जाएगा, तो वो उन्होंने इंडिपेंडेंट्स के बारे में प्रेडिक्शन की थी कि जी सारे इंडिपेंडेंट्स जो है वो पार्टियों में शामिल हो जाएंगे। मैंने उसके बारे में अपनी राय दी थी कि इंडिपेंडेंट्स को शामिल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उनको शामिल करेंगे तो जो पार्टियां शामिल करेंगी वो सियासी तौर पर नेस्त और नाबूद हो जाएंगी, और जो इंडिविजुअल शरीक होंगे उनकी जिल्लत और रुसवाई हो जाएगी सियासत के मैदान में। आप देखते हैं क्या होता है। तो इसलिए मेरे पास जो भी असेसमेंट है, मैं अपनी भी असेसमेंट को खबर नहीं बनाता। ठीक है, आप इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बात नहीं करते, आप हालात को देख के असेस करते हैं। ठीक है, ठीक है, इनकी बात आपका पॉइंट आ गया। दुरानी साहब आखिरी 1 मिनट है, मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से भी जरा कोई राय दे दें। मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात, अचानक से वो इतने गुस्से में बयान दे रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, क्या समझ आती है आपको? देखिए, मौलाना की गुस्सा इस वक्त जो कुछ भी हो, उनकी माजी की जो भी गलतियां हों, बहरहाल वो एक कौमी रहनुमा है। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त मौलाना को तमाम सिंसेरिटी के साथ आपस में लोगों को जोड़ने के लिए काम करना चाहिए, और मौलाना को मुतालबा करना चाहिए अपने पीडीएम के पुराने दोस्तों से कि आप लोग पीछे हट के अक्सरियत रखने वालों को जगह दें और एक ऐसी हुकूमत बनाएं जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट हो और उसमें सब शामिल हो, और मैं भी आपके साथ हूँ। देखें, ये काम पार्लियामेंट का ही काम है, मुल्क के अंदर मुल्क के निज़ाम को चलाना। पार्लियामेंट में आए हुए हर फर्द का ये काम है। वो मौलाना को ये नहीं, मौलाना तो पाकिस्तान में जमहूरी अमल का एक सिंबल है। वो अगर सड़क पे फैसलों की बात करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। उन्हें सड़क पे फैसले के बजाय उन्हें पार्लियामेंट में बैठ के और पार्लियामेंट में बैठे हुए तमाम उन लोगों को जिनके साथ, यानी आपकी बात से मैं कंक्लूड करूंगा, एंड में ये मसला ही गुत्थी सुलझाने के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब काम आएंगे।
उन्हें आना चाहिए। ठीक है। और उन्हें इक़्तिदार की डिमांड से निकलते हुए, किसी ओहदे की डिमांड से निकलते हुए, उन्हें मुल्क के लिए सब लोगों को इकट्ठे करने का मुतालबा करना चाहिए। और इस मामले में मैं तो यही काम, यानी ऐसी सूरत हाल में भी अगर वो प्लेटफॉर्म पे के लेकर आए सबको, तब भी आपको सदर बनते दिखाई नहीं देते दुरानी साहब? नहीं, सदर देखिए, इस वक्त अगर सदर और वजीर आजम के चक्कर में आप पड़ेंगे ना, ठीक है, तो उस सूरत में मसला हल नहीं होगा। ठीक है, ये तो आप बड़ी आइडियल एक बात करें, लेकिन इस बात को समझे कौन? ठीक है जी दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपकी मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।